हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एमपी में। तो यार एक्चुअली मैं ना दो दिन में वीडियोस डाल रही हूँ। तो ये देखिए आपका गणराज्य तक इसमें हो गया था। ये प्राचीन भारतीय परंपरा हम देखेंगे। ये वाला इधर का टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूँगी। उसके बाद भारतवर्ष में क्या बोलते हैं, शिक्षा वाला भी इसमें हो जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी हो जाएगी। और एक दो टॉपिक और हैं जो संकल्पना के बच्चों में हैं, वो मैं करवा दूँगी। उसके बाद मैं यूनिट 10 के जो जनजातियाँ हैं वो कंप्लीट करवाऊँगी। भाई मैं लोगों से क्या ही रिक्वेस्ट करूँ, मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट अच्छा करो। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन चीज़ मिल रही है, जेन्युइन आपको याद कराया जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मुझे वो कमेंट देख के मुझे अच्छा लगता है, फिर मुझे काम करने को और मोटिवेशन मिलता है। और क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको कुछ कोई मोटिवेट या फिर कोई मोटिवेशन चीज़ नहीं मिल रही या कोई आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो फिर आप भी ढीले हो जाते हो कि छोड़ो जाने दो। तो कहीं ना कहीं एक ये रीज़न भी है कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ। फिर मुझे लगता है कि ठीक है, कोई देख लेगा उसके बाद। तो बट मैं कोशिश करूँगी कि ये जो यूनिट 10 है उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूं। तो पहले तो इसको करती हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 10 पे हम चलते हैं, उसको याद करेंगे। क्योंकि ये देखिए माइनस मार्किंग है, इसमें हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। चाहे जितना हो सके आप याद करो। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि ये जो हमारा कंटेंट है, मतलब ऐसे लिखा है, हैंड राइटिंग में है, तो पता है पीडीएफ पढ़ने में एक बार प्रॉब्लम हो जाती है। हैंड राइटिंग लिखा हुआ वो कहीं ना कहीं हमें याद होने लगता है। आप जब ये वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे ना कि फटाफट कि हाँ ये चीज़ें, तो ये आप जब आँख बंद करके मेमोराइज करोगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे थी, तो आपको अपने आप ही याद होने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, इसमें एक तो हम वैदिक काल की शिक्षा देखेंगे, फिर महाजनपद काल की शिक्षा देखेंगे जिसे सूत्रकाल भी कहते हैं, फिर गुप्त काल में शिक्षा देखेंगे और प्रमुख शैक्षणिक केंद्र देखेंगे। ठीक है, ये सबसे फ्रंट है भारतीय प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। बट इसको मैं लास्ट करूँ, जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं करवा दी हूँ। इससे एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा के अन्य नाम क्या थे। ठीक है, शिक्षा को अन्य नाम, शिक्षा के नाम क्या थे, शिक्षा को क्या कहते थे। तो शिक्षा को प्रकाश स्रोत कहते थे, अंतर्दृष्टि कहते थे, ज्ञान चक्षु कहते थे। सोचिए अगर यही आ जाए कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो अगर हमें पता होगा कि शिक्षा का एक नाम है प्राचीन काल में, तो हम टिक करके आ जाएंगे। और अभी तो भाई आप जितना हो सके उतना रिवाइज रटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर हमारे इजी क्वेश्चन गलत होंगे मतलब हम रेस से बाहर हैं। यहाँ बहुत लोग हैं जो रट के बैठे हैं, तो हम भी रटते हैं। चलिए वैदिक काल में शिक्षा को देखते हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा वैदिक काल में कैसी थी, एक मौखिक थी, श्रुति परंपरा पर आधारित थी, मतलब सुन के उनको इकट्ठा करते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया है। तो 10वें मंडल में ब्रह्मचारी कहा गया। और कहाँ पे किस मंडल में शिक्षा की जानकारी मिलती है, तो 7वें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में स्कूल को क्या कहा गया है, तो स्कूल को चरण शब्द यूज़ किया गया है स्कूल के लिए। ठीक है, और वहीं उत्तर वैदिक काल में बृहद उपनिषद। ठीक है, ये एक मिनट, सॉरी ये एक्चुअली यहाँ से कट गया है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि इसमें है क्या। इसमें लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, उसमें स्कूल को क्या कहा गया, शिक्षा परिषद। ये आपको शायद दिख रहा होगा ना, शिक्षा परिषद, ये शिक्षा परिषद है। मतलब ऋग्वेद में क्या कह रहे हैं, चरण शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें अगर देखा जाए तो स्कूल, यहाँ पे स्कूल लिखा है, स्कूल को क्या कह रहे हैं, तो शिक्षा परिषद कह रहे हैं। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमें भी फटाफट ख़त्म करना है, बहुत सारा याद करना है। नेक्स्ट है कि मुंडकोपनिषद में विद्या को मानव जीवन का समस्त ज्ञान कहा गया है। किसमें कहा गया है, अब यही लिख दे, एक स्टेटमेंट दे दे कि मानव जीवन का समस्त ज्ञान विद्या को कहा गया है। किस उपनिषद में कहा है, तो मुंडको उपनिषद में कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर गुरुकुल शिक्षा पद्धति हम देखते हैं कि कैसी थी हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति।
जो गुरुकुल को आचार्य कुल भी कहते थे, ये याद रखिएगा कि ये पूछते आचार्य कुल क्या है तो याद होगा गुरुकुल है, ठीक है। दो प्रकार की शिक्षा होती थी, एक परा एक अपरा। परा जो होती थी वो आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, ठीक है, जिसमें ब्रह्म विद्या देते थे, और जो अपरा होती थी भौतिक ज्ञान के बारे में। जैसे अब भौतिक ज्ञान जैसे कि हम साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं, भौतिक ज्ञान हो गया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जैसे कि हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो इमोशंस उनको समझना, जैसे हमारे जो ग्रंथ होते हैं, वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, उनको जो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की हमें जानकारी होती है, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। वेदों के अध्ययन के लिए एक निश्चित समयावधि सुनिश्चित की गई थी कि कौन सा वेद कौन कितने दिन में पढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे। तो ये देखिए वेद है, कितने वर्ष में वो पढ़ रहा है और उसको क्या उपाधि मिलेगी, ऐसे करके दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम एक वेद पढ़ेंगे तो हमें 12 वर्ष लगेंगे और हमारी जो उपाधि होगी स्नातक की होगी, ठीक। जब हम 2 वेदों का अध्ययन करेंगे तो हमें 24 वर्ष लगेंगे और हमें वसु बोला जाएगा हमें, ठीक है। 3 वेद हम पढ़ेंगे तो हमें 36 वर्ष लग जाएंगे और रुद्र की उपाधि मिलेगी। और जब हम 4 वेदों का अध्ययन करेंगे तो 48 वर्ष लग जाएंगे और आदित्य की उपाधि मिलेगी। तो ये जो उपाधि है और ये जो वर्ष है, ये याद रखिएगा कि एक वेद पढ़ रहे हैं तो हम स्नातक बन रहे हैं, अगर 2 वेद पढ़ रहे हैं तो 24 वर्ष भी लग जा रहे हैं, वसु बन रहे हैं। 3 वेद पढ़ेंगे 36 वर्ष लग जाएंगे, रुद्र कहलाएंगे। 4 वेद पढ़ेंगे तो उसके लिए 48 वर्ष लगेंगे और आदित्य कहलाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पे ना सच में याद कराने का मेन मोटो होता है कि हम याद करें ताकि हमें चीज़ें रिकॉल हों। वेदों के अध्ययन हेतु उपनयन संस्कार आवश्यक। उपनयन संस्कार में हमने पढ़ा ही था ना कि उनको जैसे बाल कटा के, जैसे ब्राह्मण होते हैं उनको 8 वर्ष में, क्षत्रिय हैं उनको 11 वर्ष में, वैश्य हैं उनको 12 वर्ष में उनको उपनयन संस्कार किया जाता है, फिर उनको वेदों की शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता है, ठीक है। गुरुकुल में अध्ययन हेतु 25 वर्ष आवश्यक है, मतलब आपको 25 वर्ष गुरुकुल में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप वेद पढ़ो या नहीं पढ़ो जो भी है, बट आपको 25 वर्ष तो रहना है, ठीक है। न्याय की पद्धति क्या होती है? न्याय की पद्धति होती है कि जो वरिष्ठ छात्र, जैसे हमारे सीनियर्स ने हमें कभी क्लास में आके हमें पढ़ाया होगा, जब टीचर्स नहीं आते थे तो हमारे सीनियर्स आके हमें पढ़ाते थे, तो उसे ही न्याय की पद्धति कहते हैं। जो वरिष्ठ छात्र होते हैं वो कनिष्ठों को जाके स्कूल में शिक्षा देते हैं, जब उनके मास्टर्स नहीं रहते होंगे, आचार्य नहीं रहते होंगे, तो उसे न्याय की पद्धति कहते हैं, वो नायक कहलाते हैं। जो वरिष्ठ छात्र होते हैं नायक कहलाते हैं। यही आपसे पूछ दे कि नायक किसे कहते हैं, तो नायक वरिष्ठ छात्रों को कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए मेरी पीडीएफ्स कट गई हैं, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैं आपको बता दूंगी कि क्या लिखा हुआ है। वैदिक काल में देखिए गुरु को क्या कहते थे और विद्यार्थी को क्या कहते थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो गुरु को आचार्य कहते थे, गुरु कहते थे, सत्य जन्मा कहते थे, विश्ववेदा कहते थे, और यहाँ है धिया वासु कहते थे। धिया वासु मतलब विद्या बुद्धि ही धम्म है, ऐसे करके लिखा है, मतलब धिया वासु, याद रख लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, धिया वासु बुद्धि ही धम्म है, ठीक है। आचार्य, गुरु, सत्य जन्मा, विश्ववेदा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रह्मचारी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब अभी ज़्यादा ये चैनल बड़ा नहीं हुआ है, मुश्किल से 8 लोग हैं जो सच में सिंसियरली जितने भी वीडियोज़ आती हैं उनको देखते हैं। तो मुझे लगता है यार, अगर कोई बात नहीं, हम आप 9 मिला के हो गए, अगर आगे कोई बढ़ा है तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो कोई नहीं, हम 8-9 मीन्स लिखें, क्या है, अपना ग्रुप बना लेंगे, कोई नहीं। आपको ये वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करना मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे, अंतेवासी कहते थे, व्रतधारी कहते थे, नैष्ठिक कहते थे, उपकुवार्ण लिखा है ये, उपकुवार्ण कहते थे। जैसे अब ये याद रखिएगा कि ये क्या, क्योंकि ये नैष्ठिक वाला पूछा हुआ है कि नैष्ठिक किसे कहते हैं, तो भाई ये कुछ भी पूछ सकता है। सत्य जन्मा ही पूछ दे कि सत्य जन्मा किसे कहते हैं, तो भाई गुरु को सत्य जन्मा कहते हैं, विश्वविद्या कहते हैं, आचार्य तो हमको गुरु हमको पता ही, वो पूछेगा नहीं। धिया वासु कहते हैं, ये पूछ सकता है। ब्रह्मचारी, अंतेवासी, व्रतधारी, नैष्ठिक, उपकुवार्ण, ये याद रखिएगा कि ये हम विद्यार्थियों को कहते थे। ये शब्द ही संकल्पना विचार से तो पूछेगा, ये 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आप मान के चलिए। वैदिक काल में स्त्री की शिक्षा की अवधारणा थी, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मवादिनी जो कि वेदों का ज्ञान अध्ययन करती थी आजीवन, उनको ब्रह्मवादिनी कहते थे। सदोवधु वो होते थे जो कि 25 वर्ष तक तो शिक्षा लेते थे, उसके बाद गृहस्थ जीवन में चली जाती थी, उन्हें सदोवधु कहते थे, ठीक है। विदुषी महिलाएं देख लेते हैं कौन था,
तो ऋग्वेद के कालीन जो पढ़ी लिखी महिलाएं कौन सी थी? तो घोषा थी, सिकाता थी, लोपामुद्रा थी, विश्वारा थी और अपाला थी। तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा हम कहीं ना कहीं सुने होते, तो हमें याद रखना है सिकाता और विश्वारा, ये दो याद रखना है। ये कहाँ किस टाइम की है ये भी याद रखना है। तो ऋग्वैदिक कालीन है, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन देखेंगे तो गार्गी और मैत्रेय थी, दो लोग थी। दंड विधान, दंड विधान का मतलब क्या है कि जैसे हम जब कोई स्कूल में गलती करते थे तो हमें कैसे दंड मिलते थे, तो वैसे ही जब वो गुरुकुल में गलती करते थे तो उन्हें कैसे दंड मिलते थे। एक उनको उपवास रखने के लिए कह दिया जाता था, और दूसरा था कि रज्जू, मतलब पतली छड़ी से उनकी पिटाई होती थी। शायद हम लोग भी मार तो खाए ही हैं, पतली छड़ी वाली रज्जू तो हमने खाया ही है, उपवास हम भले नहीं रखे हैं। तो ये रज्जू और उपवास रखिएगा, दंड विधान है, ठीक है। शुश्रूषा, शुश्रूषा क्या है? ये है कि गुरु की दैनिक सेवा करना होता था। शुश्रा, मेरा श में प्रॉब्लम है, ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। शुश्रा क्या है? गुरु की जो हम जैसे अपने गुरु का दैनिक काम कर रहे हैं, उनके लिए चप्पल जूते पालिश कर जो भी उस टाइम पे रहता होगा, या चप्पल जूते जो भी रहता होगा, उनके अगर हम काम करा रहे हैं, उनको ब्रश करवा रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो उसको शुश्रा कहते थे, याद रखिएगा। सूत्रकाल में शिक्षा, मतलब जहाँ महाजनपद के टाइम पे देखते हैं शिक्षा क्या थी। इस काल में मुख्यतः उपनिषद वेदांग को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। उपनिषद की भी शिक्षा दी जाती थी, वेदांगों की भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का है। अर्थशास्त्र के में कुछ नवीन विषयों की भी जानकारी मिलती है, ठीक है, ऐसा उसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है। त्रयी किसे कहते थे? जब 3 वेदों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। वार्ता किसे कहते थे? कृषि की जब शिक्षा दी जाती थी। दंड नीति मतलब राजनीति की शिक्षा दी जा रही है। अब अन्वीक्षिकीय क्या है? न्याय शास्त्र की शिक्षा है। अन्वीक्षिकीय मतलब न्याय शास्त्र। दंड नीति मतलब राजनीतिक साथ। वार्ता मतलब कृषि, वार्ता, कृषि करते करते हम वार्ता करते हैं, तो कृषि शिक्षा। त्रय मतलब 3 वेदों की शिक्षा। गुप्त काल में शिक्षा देख लेते हैं। गुप्त काल में कैसी थी? गुप्त काल में क्या था कि वेद, वेदांग, उपनिषद के साथ साथ लौकिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे गणित हो गया, चिकित्सा हो गया, शिल्प हो गए, 16 कलाएं हो गई। इन्हीं के टाइम पे जो महान महान हमारे पतंजलि और जैसे लोग हुए हैं, है ना, पतंजलि और चारवाक जैसे लोग हुए, उस टाइम पे एक गणित वणित की शिक्षा, आचार्य भट्टाचार्य, ऐसे लोग, तो उनको गणित, चिकित्सा, 18 शिल्प, 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती। पतंजलि के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो अलग अलग शिक्षकों से अध्ययन करते थे उसे तीर्थकाक कहते थे। तीर्थकाक मतलब अगर हम अपने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मतलब हमें तीर्थकाक की प्राप्ति हो गई, तो तीर्थकाक याद रखिएगा, ये आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट इसे हम ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगी, बट हाँ, मैं कोशिश नहीं करूँगी, जब आप लोग कमेंट में कहोगे कि हाँ आप प्लीज़ वीडियो बना दो तभी मैं बनाऊँगी यार, फिर वरना मुझे भी पढ़ना होता है। प्लीज़, मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। चलिए देखते हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली देखते हैं, ठीक है। आई होप सो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। प्रारंभिक शिक्षा देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा बौद्धों में कैसी दी जाती थी, ये देखना है हमें, ठीक, कैसी थी। गुप्तकालीन हमने पढ़ लिया, अब बौद्ध शिक्षा पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्राचीन कालीन शैक्षणिक केंद्र पढ़ेंगे। तो बौद्ध काल में क्या था, जो छात्र होते थे उनको सम्रण या सामनेर कहते थे, ठीक है। उनकी आयु क्या होती थी कि इनको 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है, उनको शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष दी जाती थी, ठीक। संस्कार क्या होता था? संस्कार को प्रवज्जा या प्रवजा कहते थे, ठीक है, प्रवज्जा या प्रवजा कहते थे, ठीक। 3 पर्ण होते थे, इसको श्रण त्रयी कहते हैं, मतलब 3 प्रकार की शिक्षा, जैसे बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि करके इनको सिखाया जाता था। 3 प्रण उनको दिए जाते थे, ठीक है। 10 सिखाना, विद्यार्थियों को 10 सिक्खा मतलब 10 सिक्खा या 10 चीज़ों का पालन करना होता है, 10 व्रतों का पालन करना होता था विद्यार्थी को, जिसे 10 सिक्खा कहते थे या पादनी कहते थे, ये याद रखिएगा। 10 सिक्खा याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में विद्यार्थियों को 10 व्रतों मतलब 10 चीज़ों का पालन, व्रत का पालन करना होता था, जिसे 10 सिक्खा कहते थे। अब
बौद्ध धर्म में ही उच्च शिक्षा के बारे में हम देख लेते हैं। उच्च शिक्षा क्या है बौद्धों की कि 12 वर्ष से 25 वर्ष इनको उच्च शिक्षा दी जाती थी। उसमें इनका एक अलग संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार होता था। हमने प्रारंभिक शिक्षा के लिए देखा ना प्रवज्जा संस्कार, वैसे उच्च शिक्षा के लिए संपदा संस्कार, ठीक है। और बौद्ध धर्म में विदुषी महिलाएं देख लेते हैं कौन कौन था। तो शील भारिका थी, विजयांका थी, रानी न्यायिका थी, प्रभु देवी थी, रानी प्रभावती गुप्त थी, संघमित्रा थी। देखिए संघमित्रा जो है अशोक की पुत्री हैं, ठीक है। रानी प्रभावती गुप्ता जो है, गुप्ता होना चाहिए, गुप्त नहीं होगा। रानी प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, ठीक है। प्रभु देवी हो गई, शील भारिका हो गई, विजयांका हो गई। अब रानी न्यायिका जो थी वो सातवाहन वंशी राजा सतकर्णी की पत्नी थी। तो याद रखिएगा रानी न्यायिका कौन है, तो सातवाहन शासक सतकर्णी की पत्नी है। और रानी न्यायिका के नाम पे ही वो जो नानाघाट अभिलेख है ठीक है, जिसमें भूमि दान का हमें पता चलता है, इन्हीं के अभिलेख से पता चलता है। तो नानाघाट अभिलेख किसका है, रानी न्यायिका का है, ठीक है, जहाँ से हमें पता चलता है कि भूमि दान। तो हमें ये भी पता है कि सातवाहन ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले ये भूमि दान की परंपरा स्थापित की थी। तो ये सातवाहन सतकर्णी की पत्नी है, इसलिए ये ऐसा अभिलेख बनाया और हमें यहाँ से पता चलता है कि भूमि दान की प्रथा है। प्राचीन कालीन शैक्षणिक, अब हम केंद्र देखेंगे, ठीक है। अभी हमने शिक्षा देख ली कि गुप्त काल में शिक्षा कैसी थी, महाजनपद काल में शिक्षा कैसी थी, वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी और बौद्धों की शिक्षा कैसी थी। अब हम देखेंगे प्राचीन कालीन शैक्षणिक केंद्र। पहले सबसे फर्स्ट देखेंगे हम तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला कहाँ है, तो हमारा तक्षशिला है रावलपिंडी, जो पाकिस्तान का रावलपिंडी है वहाँ पे, ठीक है। रामायण अनुसार क्या है कि भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी, ऐसा कौन कहता है, तो रामायण कहता है, ठीक है। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, ये पता है हमें। तक्षशिला से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से, मतलब वहाँ पे कौन कौन पढ़ा हुआ है, तो ये देखिए आपको चाणक्य वहीं थे, पाणिनि वहीं थे, जीवक थे, राजा प्रसेनजीत से वसुबंधु थे। ये सारे तक्षशिला से या तो विद्यार्थी रहे हैं कहीं ना कहीं या फिर आचार्य रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमें ये याद रखना है कि तक्षशिला से संबंधित व्यक्ति कौन है, चाणक्य हैं, पाणिनि हैं, जीवक हैं, राजा प्रसेनजीत हैं, वसुबंधु हैं। तक्षशिला कहाँ है, रावलपिंडी में है, पाकिस्तान के। रामायण के अनुसार है कि भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला की स्थापना हुई है। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, ये याद रखिएगा। आगे क्या है, आगे है कि 1863 में अलेक्जेंडर ने तक्षशिला की खोज की थी और 1980 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। तो ये याद रखिएगा यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1980 में। और 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोजा था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नालंदा हमें पता है, अभी तो काफ़ी न्यूज़ में भी था नालंदा 2 साल पहले, 1-2 साल पहले। अब स्थिति इसकी बिहार में, इसके संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और राकादित्य भी ऐसे कहते थे, कुमारगुप्त को राकादित्य भी कहते थे, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें पुस्तकालय होती थी, ठीक है, जिसको धर्मगंज कहते थे, पुस्तकालय को धर्मगंज कहते थे। तो ये कितने प्रकार के, 3, एक रत्न सागर है, एक रत्नोदधि है, एक रत्नरंजक है। तो ये पुस्तकालयों के नाम थे कि रत्न सागर में जाके पढ़ लो, रत्नोदधि में पढ़ लो, रत्नरंजक से पुस्तक ले आओ, ठीक है। और पुस्तकालय को क्या कहते थे, धर्मगंज कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त प्रथम थे, याद रखिएगा। ये आप रंकादित्य नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, बट कुमारगुप्त प्रथम आपको याद होना चाहिए कि नालंदा के ये संस्थापक, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में बहुत पूछा हुआ कि नालंदा के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त प्रथम हमको याद होना चाहिए। ये जो हमारा नालंदा था वो महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। यह आवासीय विश्वविद्यालय, इसमें क्या था कि कहाँ कहाँ से लोग आते थे पढ़ने के लिए, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया से लोग आते थे, ठीक है। इसमें चीनी यात्री जो हेनसांग है वो 18 माह इसमें अध्ययन किया था। कौन, चीनी यात्री हेनसांग किसके टाइम पे है, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। और जब ये यहाँ पे अध्ययन कर रहा था नालंदा में, तो उस टाइम पे आचार्य कौन थे, तो शीलभद्र उस टाइम पे उनके आचार्य थे, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि इनके टाइम पे 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक होते थे। आप सोचिए, अगर 10,000 विद्यार्थी हैं तो मतलब 2,000 शिक्षक हैं। एक एक विद्यार्थी के लिए कितने
मतलब अधिक शिक्षक हैं वो कितना ध्यान देते होंगे उस टाइम पे, तभी तो लोग ऐसे निकले हैं। हर्षवर्धन ने नालंदा को 100 ग्राम दिए थे, 100 गांव दिए थे, ग्राम मतलब 100 गांव दिए थे, और पाल नरेश देवपाल ने इनको 5 ग्राम दान में दिए थे। ये याद रखिएगा। ये जो हिंसांग है वो हर्षवर्धन के ही टाइम पे होता है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 1203 में जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति है बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया। अगर ये नष्ट नहीं किया होता तो शायद आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता, बट ठीक है, अभी जो है एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो 1203 में मोहम्मद गौरी, ठीक, मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी है, उसने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया। इसकी खोज भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है, ठीक है। विद्या, इसमें जो विद्या हेतु विद्या है, मतलब हेतु विद्या, ठीक है, एक हेतु विद्या होती है, शब्द विद्या होती है, वैसी ही विद्याओं को बताइए क्या क्या कहा गया है। तो हेतु विद्या को न्याय एवं तर्क कहा गया है। हेतु का मतलब न्याय, तर्क है, ठीक है। शब्द विद्या को व्याकरण है, शब्द विद्या, ठीक है। योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या आदि का ज्ञान यहाँ पे दिया जाता था, ठीक है। मतलब हेतु विद्या, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या। तो हेतु विद्या को हम न्याय तर्क कहते हैं, शब्द विद्या को हम व्याकरण कहते हैं। प्रमुख विद्वान हम देख लेते हैं। तो चंद्रोगोमिन, ठीक है, प्रमुख विद्वान यहाँ पे थे, और शांत रक्षित थे, ठीक है, शांत रक्षित और चंद्रोगोमिन। तो चंद्रोगोमिन ने चंद्र व्याकरण पुस्तक लिखी थी। ये कौन थे? नालंदा के विद्वान थे, चंद्रगोमिन और शांत रक्षित, ठीक है। अभी ये शांत रक्षित ही पूछ दे कि कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये नालंदा में पढ़े हुए व्यक्ति हैं। और चंद्रगोमिन क्या लिखे थे? चंद्र व्याकरण की रचना किए थे, रचना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वल्लभी, ठीक है। वल्लभी की अवस्थिति कहाँ है? गुजरात में है वल्लभी। इसके संस्थापक कौन है इसके? तो मैत्रेय वंशीय शासक भट्टार्क थे, ठीक है। ये हीनयान जो बौद्ध धर्म है उसका शिक्षा केंद्र था, ठीक है। वल्लभी को देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहा गया है। वल्लभी को देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहा गया। प्रमुख विद्वान कौन थे यहाँ पे? तो गुणमती थे और स्थिरमती थे, गुणमती, स्थिरमती, ठीक है। और ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे हीनयान जो बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा उसकी शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। मैत्रेय वंशी भट्टार्क इसके संस्थापक थे। ये कहाँ है? गुजरात में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देख लेते, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में है। इसके संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल हैं। ये कुमार गुप्त, याद रखिएगा नालंदा के लिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, क्योंकि ये भाई बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा दोनों। यूपीपीसीएस की फेवरेट क्वेश्चन है, तो हमारे में भी ये कभी भी टपक सकते हैं, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में। संस्थापक कौन है? धर्मपाल हैं। तंत्रयान वज्रयान शिक्षा का केंद्र था, जिसे ऐसे शिला संगम कहते हैं, ठीक है। अब यही पूछ देगा कि किस विश्वविद्यालय को शिला संगम कहते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहते हैं, ठीक है। ओदंतपुरी देख लेते हैं कि ओदंतपुरी कहाँ है? ये भी बिहार में। इसके संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं, जो कि पाल शासक हैं गोपाल में, ठीक है। बख्तियार खिलजी इसको नष्ट कर देता है, याद रखिएगा। सोमपुर कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल 2 चीज़ बनाए, एक तो विक्रमशिला बनाए हैं और दूसरा सोमपुर जो था उसको भी बनाए हैं, ठीक। जगदल कहाँ है? ये भी बांग्लादेश, अभी वर्तमान का जो बांग्लादेश है वहीं पे है। इसके संस्थापक हैं पाल शासक रामपाल, ठीक है। पाल शासकों ने काफ़ी कुछ बनाया, जैसे धर्मपाल ने 2 चीज़ बनवा दिया, एक आपका सोमपुर बनवा दिया, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना दिया, ठीक है। ओदंतपुरी गोपाल ने बनवाया है, और जगदल जो कि हैं वो हमारे पाल शासक रामपाल ने बनवाया है, ठीक है। बाकी अन्य शैक्षणिक केंद्र देख लीजिए, जैसे कि काशी हो गया, कश्मीर में था, कन्नौज में था, धरा था, कांची में था, पुष्पगिरी महाविहार जो कि उड़ीसा में है। ये हमारे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र हो गए इस हिसाब से। अब इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो संकल्पना विचार में क्या बचा है? एक भारतवर्ष बचा है जो वो कराना है, दूसरा वेद बचे हैं कि जो 4 वेद थे ना उनका। तो वेद वाला थोड़ा सा बढ़ा जाएगा वीडियो, क्योंकि
अलग अलग है, तो मैं सोचूंगी एक वीडियो में 2 वेट करा दूँ और दूसरे वीडियो में शाम में अथर्ववेद से करा दूँ। बाकी मैंने ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ से सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो इन केस बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ आप जाके देख लीजिए। और यूनिट 10 के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो डेफिनेटली मैं यूनिट 10 स्टार्ट करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप जितने भी लोग देख रहे हो, आप कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करिए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है यार, 2 मिनट लगता है आपको कमेंट करने में, और उससे आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने लिए स्टेप उठाना चाहिए कि हाँ भाई हम करवाओ, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो डेफिनेटली मैं फिर कल परसों से स्टार्ट करा दूँगी यूनिट 10। फ़िलहाल तो मैं ये जो बचा हुआ है हमारा, इसका मैं वो संकल्पना विचार वाला तो मैं कंप्लीट ही करवा दूँगी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।